के रूप में स्वतंत्रता के समय में मैंने कार्य किया था। उस व्याख्यानमाला के लिए हम विद्या जगत के विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर PN मंडल साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। सीटी मार रहा है, सीटी मार रहा है। इस सत्र के माननीय अध्यक्ष और मेरे गुरुवर प्रोफेसर रामजी सिंह जी, बगल में बैठे प्रोफेसर अरुण मिश्र जी, हमारे सामने बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर काशी सिन्हा जी, डॉक्टर PN ओझा जी और अनेक तमाम दराज से आए हुए प्रतिभागीगण, मैंने देखा कि बिहार के बाहर के इलाहाबाद के भी प्रतिभागी हैं। मैं सबसे पहले क्षमा याचना भी करना चाहूँगा और ऐसा भी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कल इतना अच्छा यहाँ कार्यक्रम हुआ वह मैंने मिस किया। अभी यह व्याख्यान हमारा जो हो चुका है, शेष जो बचे हुए 2 व्याख्यान हैं, उन 2 व्याख्यानों को होना है। एक सिया देवी माधवपुर खगड़िया स्मृति व्याख्यान और दूसरा व्याख्यान प्रोफेसर अरुण मिश्र जी प्रस्तुत करेंगे। बहुत कुछ परिचय तो इस व्याख्यान के बारे में समन्वयक ये बाबू ने यहाँ आप सामने रखा। सिया देवी माधवपुर एक गांव है खगड़िया जिला में। उस खगड़िया जिले के एक स्वतंत्रता सेनानी जैसा यहाँ स्वर्गीय राम नारायण सिंह की धर्मपत्नी और अधिक निकट से अगर हम उनको जानने की कोशिश करके ये कहेंगे कि इस्लाम को लेकर वे उस अपनी नानी को माँ से कम कर रहे हैं। हाथ में उनका निधन हुआ 85 ईयर्स 85 वर्ष की उम्र में। और सुधांशु शेखर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहाँ के PRO भी हैं और अपने मृदुल स्वभाव, आज्ञाकारिता, समझदारी और ज्ञान से हम सबों को प्रभावित करता रहा। उन्होंने अपनी नानी की स्मृति में, बाबर स्मृति में यह व्याख्यान प्रायोजित किया। मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और यह व्याख्यान, यह तो एक व्याख्यान माला है, आगे भी व्याख्यान होगा, सिया देवी स्मृति व्याख्यान आगे भी होगा। यह पहला व्याख्यान, शुभारंभ हो रहा है इस व्याख्यान और उस व्याख्यान को प्रस्तुत करने का यह शुभ अवसर मुझे मिला है। यह शुभ अवसर पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूं और इसके लिए मैं दर्शन परिषद बिहार की कार्यकारिणी और इसके जितने सारे सदस्य हैं उन सबों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। सिया देवी
एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे जो हिंदू धर्म के कर्मकांड हैं, हिंदू धर्म की जो आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, बिल्कुल उस सबको आत्मसात करते हुए उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश जीवन को करती रही। गंगा स्नान करना, बड़े बड़े कठिन व्रत, जितिया हम लोग यहाँ बिहार में है। तबीयत खराब रहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी उनको सुधांशु शेखर फिर बहुत विद्यार्थी भी रहा है और करके भी सुनाता है अपना संस्कृत। अक्सर क्या कहें, एक बार मेरी नानी बहुत बीमार थी, तबीयत खराब थी। मैंने कहा कि ये जितिया बहुत इसमें उपवास करना पड़ता है, कठिन व्रत बहुत कठिन, लेकिन उन्होंने किया। शिवालय जाना नियमित रूप से, और सत्संग होता है गांव में, सत्संग होता, उस सत्संग में शामिल होना और अपने यहाँ नियमित रूप से सत्संग का आयोजन करना, ये सारा सब कुछ वो संपन्न करती थी। और क्या सिया देवी की विशेषता थी कि वे जात पात छुआछूत भेदभाव इत्यादि में विश्वास नहीं करते। वे एक स्वतः सेनानी की धर्मपत्नी थी, स्वर्गीय रामनारायण से, और उनसे मिलने के लिए हर तबके के समाज के हर वर्ग के लोग उनके यहाँ आते थे। पर ये श्रीमती सिया देवी सबको आह्लाद पूर्वक चाय नाश्ता जैसे होता, कहीं कोई भेदभाव नहीं, एक समान व्यवहार से। और एक दृष्टांत, एक लिखलेख भी सुधांशु शेखर ने मुझे सुनने में आया कि उसने बांटा है। उसमें एक जिक्र आपने पढ़ा होगा, यदि पढ़ा होगा, सिया देवी ने अपने दाएं हाथ में सीताराम गुदवाणी में आजकल भी होता है, वो टैटू क्या करते हैं, उस जमाने में उन्होंने अपने दाहिने हाथ में गुदवाया था एक शब्द सीताराम, और बाएं हाथ में क्या गुदवाया, जय हिंद। आप समझिए उन्हें ये जय हिंद सब, उस जमाने में यह सब देश प्रेम की भावना जो किसी व्यक्ति के दिल में वो भरी हुई रहती है, उसका इजहार था। तो देश प्रेम की भावना उनको भरी हुई, वे प्रेम, त्याग, तपस्या, सेवा की प्रतिमूर्ति थी। यूं कहें कि सारे सद्गुणों से परिपूर्ण थे। जब मुझे यह कहा गया कि आपको सिया देवी व्याख्यान प्रस्तुत करना है, तो मैं सोचने लगा मैं विषय क्या चुनूं। बस दिमाग में यह बात कौन गई कि चूंकि वो अनेक सद्गुणों से विभूषित, इसलिए क्यों नहीं सद्गुण की चर्चा की जाए, क्यों नहीं सद्गुण के बारे में हम विवेचन करें। इसीलिए मैंने आज ये व्याख्यान के लिए जो विषय चुना है, उसका शीर्षक है सद्गुण विमर्श। मुझे लगता है समय काफी हो चुका है, मैंने लिख करके लाया है, थोड़ा सा उसको सुने और फिर आगे कैसा कहेंगे समय की सीमा में देखते हैं। सद्गुण एक प्रमुख नैतिक संप्रत्यय भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शनों में इसकी व्यापक विवेचना है। नैतिक मूल्यों के तेजी से हो रहे क्षरण को देखते हुए वर्तमान में इसकी आधिकारिक विवेचना की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई। सद्गुण विवेचन के क्रम में जो सबसे पहला प्रश्न उपस्थित होता है वह है सद्गुण क्या है, व्हाट इज वर्च्यू। नीति शास्त्री बतलाते हैं हमारे को, यूं हम लोग अगर सद्गुण के बारे में बात करें तो सद्गुण क्या है, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति आदि से। ये हमने बता दिया कि सद्गुण के प्रकार हैं।
पर सद्गुण को पारिभाषित करने के लिए डिफाइन करके उनको शास्त्रीय शब्दों में बांधना यह हम हो सकता है। दार्शनिकों का या दर्शनिक जो लगे हुए लोग उनका दिखाई तो बनता है। तो सुने, नीति शास्त्री बतलाते हैं कि नैतिक दृष्टि से जो प्रवृत्ति अच्छी होती है उसे सद्गुण कहा जाता है, और जो प्रवृत्ति बुरी होती है उसे दुर्गुण कहा जाता है। नैतिक दृष्टि से अच्छी या बुरी प्रवृत्तियां वे प्रवृत्तियां हैं जो अर्जित होती हैं। प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात एवं अर्जित। मनुष्य अनेक मूलभूत प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, जैसे भूख, प्यास आदि, ये जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य समेत सभी प्राणियों का जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। कोई मनुष्य या पशु अपनी युवावस्था में जो रहता है वही वृद्धावस्था में नहीं रहता। मनुष्य किसी प्राणी के जीवन में यह परिवर्तन वातावरण के सहयोग से होता है। मनुष्य वातावरण के सहयोग से बहुत कुछ सीख लेता है। उसे उसकी जन्मजात क्षमताएं तो आनुवंशिक रूप से विरासत में मिलती हैं, पर उनके आधार पर वह अपना उत्तरोत्तर विकास वातावरण के सहयोग से करता है, वातावरण साथ क्रिया करते हुए करता है। अतः मानव के विकसित होने का अर्थ होता है वातावरण से प्रभावित होकर उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए मानव द्वारा नई नई बातों का सीखा जाना। मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाना, अपनी भूख की शांति के लिए अन्न उपजाना, अपने मनोरंजन के लिए उपयुक्त साधन जुटाना, अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए ज्ञानार्जन करना आदि सीख लेता है। ये सभी मनुष्य के विकसित होने के विविध आयाम। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मनुष्य जो कुछ सीखता है उसके संबंध में न तो वह हर समय सोचता रहता है और न ही वह उसके अनुरूप सदा क्रियाशील रहता है। वह सोचता तभी है या क्रियाशील तभी होता है जब वैसा करने के लिए उसके सामने उपयुक्त अवसर उपस्थित होता है। तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य जिस समय सीखी हुई बात के बारे में नहीं सोच रहा होता है या उसके अनुरूप वह क्रियाशील नहीं रहता है, उस समय वह सीखी हुई बात कहाँ और किस रूप में रहती है? इसका उत्तर यह है कि उस समय वह सीखी हुई बात जो उसकी अर्जित क्षमता है, उसके मन में प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। यही प्रवृत्ति अर्जित है, यही प्रवृत्ति अर्जित प्रवृत्ति है। इस प्रकार अर्जित प्रवृत्ति वह क्षमता है जो मनुष्य अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पर वातावरण के सहयोग से हासिल करता है, परंतु चूंकि वह क्षमता परिमाण रूप में नहीं रहती इसलिए उसे प्रवृत्ति कहते। वस्तुतः किसी वस्तु की दो अवस्थाएं हुआ करती हैं। एक वो उसकी क्रियामान या घटना अवस्था ऑकरेंट स्टेट, ऑकरिंग हो रहा कहते हैं, और दूसरी को उसकी संभावना अवस्था डिस्पोजिशन स्टेट है। चीनी को जब पानी में डालते हैं तो वह घुलने लगती है। यह चीनी के घुलने की घटना अवस्था या क्रियामान अवस्था। पर जब चीनी पानी में नहीं डाली जाती है पर उसे बर्तन में रखा जाता है तो उस समय वह चीनी में घुलने की क्षमता तो रहती है, वह चीनी की घुलनशीलता उसकी संभावना अवस्था है, डिस्पोजिशन स्टेट। उसी तरह जब हम किसी सीखी हुई बात के बारे में सोचते रहते हैं तो यह उसकी घटना अवस्था या परिमाण अवस्था है, परंतु जब हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं और न उसके अनुरूप कुछ करते हैं तो वह सीखना वह संभावना अवस्था में रहता है। जो हमारे मन में क्षमता